स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम सोशल साइंस के हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूके, जापान और जर्मनी ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। अगला है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? तो 12। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 16 नहीं होगा, आर्टिकल 21 भी नहीं होगा, आर्टिकल 25 भी नहीं होगा, आर्टिकल 17। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 17 में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है। फिर अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद 51A, आर्टिकल 51A, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है, कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? तो ये तो सबको पता होगा, अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो कितने अनुच्छेद थे इसे आप याद रखेंगे, 395। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध खालिस्तान के उन्मूलन से है। अभी कुछ देर पहले इसी क्वेश्चन को हमने दूसरे तरीके से पढ़ा था। किससे है इसका संबंध? तो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे हो, क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको टॉपिक्स, आपको आंसर क्लियर पता होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। फिर अगला है, संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो 11। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 9 नहीं है, 10 नहीं है, 12 भी नहीं है, याद रखेंगे 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है अनुच्छेद 51A में, आर्टिकल 51A में। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित की गई है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया है? तो इसे आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है, इसीलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21A। फिर अगला है, पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? तो इसे आप याद रखेंगे 15 डिग्री। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, को अब पृथ्वी के सौरमंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है। तो किसको नहीं माना जाता है? तो सबको पता होगा, प्लूटो को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? कौन सा ग्रह? तो इसे आप याद रखेंगे वीनस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ ग्रह है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी नहीं होगा, पारा भी नहीं होगा, शुक्र भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर को, बृहस्पति को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है। फिर अगला है, भारतीय मानक समय की गणना खालिस्तान के घंटाघर से की जाती है। तो मिर्ज़ापुर के। ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमीरपुर, रामपुर और संबलपुर ये सब नहीं होगा। भारतीय मानक समय की गणना मिर्ज़ापुर के घंटाघर से की जाती है, इसे आप याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है? अब ये नहीं गुजरती है वाला सवाल है, तो इसे आप याद रखेंगे। बाकी 3 ऑप्शन हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरता है, तो उसे भी आप याद रखेंगे, क्योंकि सवाल तो कैसे भी पूछा जा सकता है ना। तो देखिए, मिजोरम से कर्क रेखा गुजरता है, गुजरात से भी गुजरता है और त्रिपुरा से भी गुजरता है। महाराष्ट्र से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, तो पूछा ही नहीं है, इसीलिए जो नहीं है वही सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत खालिस्तान के उत्तर में स्थित है,
तो मकर रेखा के उत्तर में नहीं, कर्क रेखा के उत्तर में भी नहीं, भूमध्य रेखा के उत्तर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इक्वेटर। भारत इक्वेटर भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। फिर अगला है 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 111 किलोमीटर के। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? अब ये भी किस राज्य से गुजरती है पूछा गया है, मतलब बाकी 3 ऑप्शन ऐसा है जिसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती हैं। तो आपको बस ये बताना है कि किस राज्य से गुजरती हैं। तो मिजोरम, अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख साधनों में से एक नहीं है? एक नहीं है वाला सवाल है, मतलब बाकी 3 हैं। तो कौन कौन सा है ये देखते हैं पहले। भूमि भी है, श्रम भी है और उद्यमिता भी है। व्यय नहीं है, तो पूछा ही नहीं है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सपेंडिचर, व्यय। निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? अब ये भी नहीं है वाला सवाल है, मतलब बाकी 3 उत्पादन के कारक में शामिल है, एक ही है जो शामिल नहीं है, उसको आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा शामिल है। तो पूंजी भी शामिल है, श्रम भी शामिल है और भूमि भी शामिल है। एक ही है कर। कर क्या है? उत्पादन के कारक में शामिल नहीं है। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन ये गलती से सी हो गए, तो इसे आप बी मानेंगे। इस प्रकार से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये बी नहीं होगा, ये सी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी कर। कर क्या है? उत्पादन के कारक में शामिल नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है पूंजी बाजारों के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द एफपीओ का पूर्ण रूप है। एफपीओ का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो एफपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम क्या है? रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम बताना है आपको। तो ये क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। फिर है वह धन जो पहले ही खर्च किया जा चुका है और जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं संक कॉस्ट, डूबत लागत। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिस्थापन लागत नहीं कहते, अवसर लागत भी नहीं होगा, अध्यारोपित लागत भी नहीं होगा। वह धन जो पहले ही खर्च किया जा चुका है और जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डूबत लागत, संक कॉस्ट, याद रखेंगे। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो व्याकरण नहीं होगा, चढ़ा भी नहीं होगा और शिक्षा भी नहीं होगा। क्या होगा? कल्प। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? तो इसे ऑलरेडी हमने पिछले क्लासेस में कर लिया है जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन में। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे और इसे जान रहे होंगे। तो जल्दी से टिक मार्क करके बताइए किसे पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? तो सबको पता होगा, रावी को। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। चिनाब नहीं होगा, सतलज नहीं होगा, ब्यास भी नहीं होगा। रावी नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और आगे भी आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजकीय प्रतीक पर शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये सबको पता होना चाहिए, मुंडक उपनिषद से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कथा नहीं होगा, प्रश्न नहीं होगा, कहना भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या है? मुंडक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंडक उपनिषद से शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है, जो कि एक राजकीय प्रतीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? संहिता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञाति नहीं होगा, बाली नहीं होगा और विधाता भी नहीं होगा। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में हुआ था। वैशाली नामक जगह पे हुआ था, बिहार के। तो इसे भी आप याद रखेंगे, बिहार में हुआ था। और स्पेसिफिक जगह पूछा जाए तो वैशाली में हुआ था। खालिस्तान एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं। तो कौन सा एक जैन ग्रंथ है? तो उत्तराध्यायन नहीं है और आदि पुराण भी नहीं है, महापुराण भी नहीं है। ये क्या है? कल्पसूत्र। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं। इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर अगला है जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ है।
जीना शब्द का क्या अर्थ है, जैन दर्शन के अनुसार आपको बताना है। तो भगवान नहीं है, बंधनों से मुक्त नहीं है, योग्य भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, जीना का अर्थ क्या है, विजेता। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द कन्क्वेरर। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। तो ये जगह कौन सा है, वाराणसी भी नहीं है, द्वारका भी नहीं है, गया भी नहीं है। ये पवित्र स्थान कौन सा है, अयोध्या। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अयोध्या। अयोध्या को प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। तो इस तरह से हमने सोशल साइंस के 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा तो आगे आने वाले सोशल साइंस हो चाहे दूसरे सब्जेक्ट का MCQ क्वेश्चन का सीरीज़ हो, उसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और क्लास का नोट्स PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।